म्यूचुअल फंड्स, ये शब्द आजकल काफी सुनाई देता है। हाँ बिल्कुल। आज हम भारत में म्यूचुअल फंड को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे जी। खासकर ये जो हाल में टैक्स के बदलाव हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए। हाँ वो तो बहुत जरूरी है समझना। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी एकदम बेसिक बातों से लेकर इसके टाइप्स, ये काम कैसे करता है और सबसे जरूरी टैक्स के नियम, उस सब पर रोशनी डालती है। हमारा मकसद है कि म्यूचुअल फंड की दुनिया थोड़ी आसान लगे। हाँ। जानकारी बिल्कुल साफ और सीधी हो, चाहे कोई नया निवेशक हो या जिसे पहले से पता है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। इसको खोलते हैं जरा। बिल्कुल। सबसे पहले ये म्यूचुअल फंड आखिर है क्या भला, अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो? सोचिए, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो मिलकर अपना पैसा एक जगह जमा करते हैं। अच्छा, एक पूल जैसा? हाँ बिल्कुल, एक पूल। फिर एक एक्सपर्ट टीम होती है जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी कहते हैं। वो उस जमा हुए पैसे को सोच समझकर अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करती है। जैसे कहाँ? जैसे शेयर बाजार में, मतलब इक्विटी में, या फिर कंपनियों या सरकार को उधार देना, जिसे बॉन्ड्स या डेट कहते हैं। अच्छा। सोना भी हो सकता है, या फिर इन सब का कुछ मिक्सचर। अच्छा, यानी अकेले निवेश करने के बजाय ये एक तरह से टीम वर्क हो गया। बिल्कुल। और वो भी एक्सपर्ट्स के साथ। बिल्कुल सही। इसके दो सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, मतलब आपका पैसा एक ही जगह पर नहीं लगा रहता, वो बट जाता है। इससे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। और दूसरा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मतलब आपके पैसे को संभालने वाले लोग इसी काम के माहिर होते हैं। उन्हें पता होता है कहाँ, कब, कैसे निवेश करना है। और ये सब भरोसेमंद है, मतलब कोई देखने वाला है। हाँ, बिल्कुल। ये सब कुछ बाजार नियामक सेबी, मतलब सेबी की देखरेख में होता है। नियम काफी कड़े हैं। ठीक है, अब ये जो पूरी व्यवस्था है, आपने एएमसी का नाम लिया, इसके पीछे और कौन कौन लोग होते हैं, मतलब इस पूरे सेटअप में? हाँ, इसमें कई हिस्सेदार हैं। देखिए, एक तो होते हैं स्पॉन्सर। हाँ, जो फंड को शुरू करते हैं, प्रमोटर जैसे। फिर एएमसी तो है ही, जो असल में निवेश के सारे फैसले लेती है। अच्छा। फिर एक ट्रस्टी होता है, उनका काम बहुत जरूरी है, ये देखना कि सब कुछ निवेशकों के हित में हो रहा है या नहीं। ओके, एक तरह से वॉचडॉग। हाँ, कह सकते हैं। फिर एक कस्टोडियन होता है, जो खरीदे गए शेयर्स या बॉन्ड्स वगैरह को सुरक्षित रखता है अपने पास। अच्छा। और एक रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, आरटीए, वो निवेशकों का, उनकी यूनिट्स का सारा हिसाब किताब रखते हैं। किसने खरीदा, किसने बेचा, कितना डिविडेंड मिला, ये सब। बाप रे, तो काफी सारे लोग इन्वॉल्व्ड हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब ठीक चले। हाँ, ये पूरी संरचना ही इसीलिए है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे। समझ गई। अब आते हैं इनके प्रकारों पर। सुना है ये कई तरह के होते हैं। हाँ, बहुत तरह के। अगर मोटे तौर पर देखें तो पहले तो संरचना के हिसाब से दो मेन टाइप हैं। कौन से? ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। इनमें क्या फर्क है? ओपन एंडेड वो हैं जिनमें आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं, मतलब यूनिट्स खरीद सकते हैं और जब चाहें बेचकर निकल सकते हैं। ज्यादातर फंड यही होते हैं। अच्छा, और क्लोज एंडेड? क्लोज एंडेड एक फिक्स्ड समय के लिए होते हैं। शुरू में एनएफओ आता है, तब आप पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बेचना या खरीदना है तो वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं, वहां ट्रेडिंग होती है उनकी। और फिर ये भी सुना है कि किस चीज में पैसा लगा रहे हैं उसके आधार पर भी अलग अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो क्लासिफिकेशन शायद ज्यादा कॉमन है। जैसे इक्विटी फंड्स, ये शेयरों वाले। हाँ, जो ज्यादातर पैसा सीधे कंपनियों के शेयर्स में लगाते हैं। इनमें रिटर्न की संभावना ज्यादा होती है, पर जाहिर है जोखिम भी ज्यादा होता है। लंबी अवधि के लिए ठीक माने जाते हैं। और कम रिस्क वाले? वो होते हैं डेट फंड्स। ये पैसा बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में या सरकारी सिक्योरिटीज में लगाते हैं, मतलब एक तरह से उधार देते हैं। अच्छा। ये इक्विटी के मुकाबले कम जोखिम वाले माने जाते हैं, पर इनमें रिटर्न भी आमतौर पे थोड़ा कम रहता है। और इन दोनों का मिक्स? हाँ, वो कहलाते हैं हाइब्रिड फंड्स। ये इक्विटी और डेट दोनों में पैसा लगाते हैं। इनमें भी फिर कई वैरायटी होती हैं, किसी में इक्विटी ज्यादा, किसी में डेट। बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। इनके अलावा भी कुछ खास तरह के होते हैं शायद? हाँ, बहुत हैं। जैसे लिक्विड फंड्स, ये बहुत ही कम समय के लिए बहुत सुरक्षित मानी जाने वाली जगहों पर पैसा लगाते हैं। इमरजेंसी फंड रखने के लिए लोग इसे यूज करते हैं। फिर गोल्ड फंड्स हैं, जो सोने में निवेश करते हैं। सोने में भी? म्यूचुअल फंड के जरिए। हाँ बिल्कुल। फिर इंटरनेशनल फंड्स हैं जो विदेश के बाजारों में, मतलब बाहर की कंपनियों में पैसा लगाते हैं। अच्छा। और आजकल ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और इंडेक्स फंड्स भी काफी पॉपुलर है। ये क्या होता है?
ये किसी खास मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। मतलब जैसा इंडेक्स चलेगा वैसा ही इनका रिटर्न होगा, कमोबेश। इनका खर्चा एक्सपेंस रेशियो अक्सर कम होता है। और एक वो टैक्स बचाने वाला भी होता है शायद। हाँ, ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये बेसिकली इक्विटी फंड ही होते हैं, पर इनमें लगाए पैसे पर आपको सेक्शन 80C में टैक्स छूट मिलती है, लेकिन 3 साल का लॉक इन होता है। बाप रे, इतनी सारी किस्में! तो कोई निवेशक कैसे चुने कि उसके लिए क्या सही है? ये तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, देखिए यही तो मजा है। इतनी विविधता का मतलब है कि हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। अच्छा, चुनाव इस पे निर्भर करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, मतलब कितने समय के लिए निवेश करना है, कितना पैसा चाहिए, और सबसे ज़रूरी आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। मतलब रिस्क लेने की क्षमता। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई युवा है, अभी कमाना शुरू किया है, लंबी अवधि का लक्ष्य है, तो शायद वो इक्विटी फंड में ज़्यादा पैसा लगाए। कोई रिटायरमेंट की करीब है, उसे नियमित आय चाहिए, जोखिम कम लेना है, तो वो शायद डेट फंड या हाइब्रिड फंड देखे। और टैक्स बचाना है तो फिर ELSS एक विकल्प है। तो ये बहुत पर्सनल फैसला होता है। इसमें कुछ शब्द हैं जो बार बार आते हैं। NAV, AUM, SIP, इनका क्या मतलब है जरा आसान भाषा में? हाँ, ये बेसिक टर्म्स हैं, समझना जरूरी है। बताइए। पहला है NAV, नेट एसेट वैल्यू। NAV। हाँ, ये समझ लीजिए फंड की एक यूनिट की कीमत है। जैसे शेयर बाजार में एक शेयर की कीमत होती है ना, हाँ, वैसे ही म्यूचुअल फंड में एक यूनिट की NAV होती है। ये रोज कैलकुलेट होती है और बदलती है। रोज? क्यों? क्योंकि फंड ने जिन शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह में पैसा लगाया है, उनकी कीमत तो रोज बदलती है ना मार्केट में। तो उसी हिसाब से फंड की कुल वैल्यू बदलती है और NAV भी। अच्छा, दूसरा क्या था? AUM। हाँ, AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब? ये वो कुल पैसा है जो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में लोगों ने लगाया हुआ है और जिसे AMC मैनेज कर रही है। मतलब फंड का साइज कितना बड़ा है, ये AUM से पता चलता है। और एक्सपेंस रेशियो, ये बहुत सुनने में आता है। हाँ, एक्सपेंस रेशियो, ये फंड को चलाने का सालाना खर्चा है, जैसे फंड मैनेजर की फीस, एडमिन कॉस्ट वगैरह। ये कैसे करता है? ये आपके निवेश की वैल्यू पर सालाना प्रतिशत के तौर पर चार्ज होता है। मान लीजिए एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो आपके 1 लाख के निवेश पर साल का करीब 1000 रुपये खर्चा कटेगा। ये NAV में एडजस्ट हो जाता है। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा? बिल्कुल, क्योंकि ये खर्चा सीधा आपके रिटर्न को कम करता है। लंबी अवधि में तो इसका बहुत फर्क पड़ता है। और SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान? हाँ, SIP तो आजकल बहुत पॉपुलर है। ये निवेश करने का एक तरीका है। इसमें आप तय करते हैं कि हर महीने या हर हफ्ते या हर 3 महीने में एक फिक्स्ड रकम आपके बैंक अकाउंट से कटकर उस फंड में लगती जाएगी। जैसे 1000 रुपए महीना? हाँ, 500, 1000, 5000, जितना भी आप चाहें। इसका क्या फायदा है? लोग इतना क्यों करते हैं SIP? इसके कई फायदे हैं। एक तो अनुशासन आता है, नियमित बचत और निवेश की आदत पड़ती है। दूसरा, इससे मिलता है रुपये की औसत लागत का फायदा, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। वो क्या होता है? मतलब जब बाजार नीचे होता है तो आपकी उसी फिक्स्ड रकम में ज्यादा यूनिट्स आ जाती हैं। अच्छा। और जब बाजार ऊपर होता है तो कम यूनिट्स आती हैं। तो लंबे समय में आपकी खरीदने की औसत कॉस्ट कम हो जाती है। इससे बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम भी थोड़ा कम मैनेज होता है। ये तो बढ़िया है। तो एक्सपेंस रेशियो पर ध्यान देना जरूरी है और SIP एक अच्छा तरीका है निवेश शुरू करने का। हाँ, बिल्कुल। खासकर नए निवेशकों और लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए SIP बहुत अच्छा माना जाता है। और एक्सपेंस रेशो वो तो हमेशा देखना चाहिए। आधा % का फर्क भी 20 साल में लाखों का अंतर ला सकता है। आपने NAV का बताया कि वो रोज बदलती है। ये कैलकुलेट कैसे होती है? कोई अंदाजा दे सकते हैं? मतलब गणित क्या है इसके पीछे? हाँ, सिंपल है वैसे। मान लीजिए एक फंड है, उसके पास कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है, शेयर्स, बॉन्ड्स, कैश सब मिलाकर। ठीक है। और उस फंड की कुछ देनदारियां भी हैं, मतलब उसे कुछ पैसा देना है। मान लीजिए मैनेजमेंट फीस वगैरह का 10,000 रुपए बकाया है। ओके। और मान लेते हैं कि उस फंड की कुल 1 लाख यूनिट्स हैं जो निवेशकों ने खरीदी हुई हैं। तो NAV निकालने के लिए पहले हम फंड की कुल संपत्ति में से उसकी देनदारियां घटाएंगे। यानी 1 करोड़ माइनस 10,000। हाँ, वो हुआ 99,90,000 रुपए। ये हो गई फंड की नेट एसेट वैल्यू। अच्छा। अब इस नेट एसेट वैल्यू को कुल यूनिट्स की संख्या से भाग दे देंगे, यानी 99,90,000 को 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो आया 99.90 रुपए। बिल्कुल। तो उस दिन की NAV हो गई 99.90 रुपए प्रति यूनिट। अगले दिन अगर फंड की संपत्ति बढ़ेगी या घटेगी तो NAV भी बदल जाएगी। समझ गई, ये तो सीधा है।
अब निवेश है तो जाहिर है जोखिम भी होगा। हाँ बिल्कुल। उसे कैसे मापते हैं? कुछ टेक्निकल शब्द सुने हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, ये सब क्या हैं? हाँ, ये कुछ पैमाने हैं जिनसे फंड के जोखिम और रिटर्न के पैटर्न को समझने में मदद मिलती है। जैसे? एक है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बताता है कि फंड के रिटर्न में कितना उतार चढ़ाव रहा है, मतलब वॉलेटिलिटी कितनी है। उतार चढ़ाव। हाँ, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो मतलब फंड का रिटर्न बहुत ऊपर नीचे होता रहा है, तो वो ज्यादा अस्थिर या जोखिम भरा माना जाएगा। कम है तो मतलब रिटर्न ज्यादा स्थिर रहा है। अब बाजार 1% ऊपर गया तो फंड कितना ऊपर या नीचे गया? ये कैसे पता चलता है? अगर बीटा 1 है तो मतलब फंड आमतौर पर बाजार के साथ साथ चलता है। अगर 1 से ज्यादा है, मान लीजिए 1.2, तो मतलब वो बाजार से ज्यादा तेजी से ऊपर नीचे होता है। ज्यादा रिस्क, ज्यादा पोटेंशियल रिटर्न या लॉस। और 1 से कम हो तो वो बाजार के मुकाबले कम वोलेटाइल है, कम उतार चढ़ाव दिखाता है। डेट फंड्स का बीटा अक्सर कम होता है। और एक शार्प रेशियो भी होता है। हाँ, शार्प रेशियो। ये थोड़ा अलग है। ये बताता है कि आपने जो जोखिम उठाया स्टैंडर्ड डिविएशन के रूप में, उसके बदले आपको कितना अतिरिक्त रिटर्न मिला, वो भी रिस्क फ्री रिटर्न, जैसे सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाले रिटर्न के मुकाबले। तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं। शार्प रेशियो दिखाता है कि फंड रिस्क को मैनेज करके रिटर्न देने में कितना कुशल रहा है। लेकिन क्या सिर्फ एक नंबर जैसे शार्प रेशियो देखकर फैसला कर लेना चाहिए कि ये फंड बेस्ट है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक पैमाने पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। क्यों? हो सकता है किसी फंड का शार्प रेशियो बहुत अच्छा हो, पर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना ज्यादा हो कि वो आपके लिए बहुत रिस्की हो जाए, या उसका बीटा बहुत ज्यादा हो। तो जरूरी है कि इन सभी पैमानों को एक साथ देखें। फंड का उद्देश्य क्या है, उसकी निवेश शैली क्या है, और सबसे जरूरी, क्या वो आपकी जरूरत और आपकी जोखिम लेने की क्षमता से मेल खाता है या नहीं। कोई एक फंड सबके लिए बेस्ट नहीं होता। सही बात है। अच्छा, निवेश करने के तरीकों पर आते हैं। SIP की बात तो हमने की, इसके अलावा और क्या विकल्प हैं? जैसे किसी के पास एक मुश्त पैसा आ जाए तो? हाँ, SIP के अलावा जो मुख्य तरीका है वो है लंप सम निवेश, मतलब एक ही बार में एक बड़ी रकम लगा देना। इसमें क्या ध्यान रखना होता है? इसमें मार्केट की टाइमिंग बहुत जरूरी हो जाती है। अगर आपने सही समय पर, मतलब जब बाजार नीचे हो, तब पैसा लगा दिया तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर गलत टाइम पर लगा दिया तो फिर नुकसान भी हो सकता है या रिटर्न कम रह सकता है। और मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल काम है। बड़े बड़े एक्सपर्ट भी नहीं कर पाते हमेशा। ये तो है। और STP, SWP भी कुछ होता है, ये क्या है? हाँ, ये भी निवेश और निकासी के तरीके हैं। STP है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ट्रांसफर मतलब? इसमें आप एक फंड से, जैसे मान लीजिए कम जोखिम वाले लिक्विड या डेट फंड से, दूसरे फंड में, जैसे ज्यादा जोखिम वाले इक्विटी फंड में, नियमित रूप से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा ट्रांसफर करते हैं। ये कब काम आता है? ये तब काम आता है जब आपके पास एक मुश्त पैसा आया हो, पर आप उसे एक साथ इक्विटी मार्केट में नहीं डालना चाहते। तो आप पहले उसे लिक्विड फंड में रख देते हैं और फिर STP के जरिए धीरे धीरे इक्विटी में ट्रांसफर करते लेते हैं। इससे SIP जैसा फायदा मिल जाता है? अच्छा, और SWP है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये SIP का ठीक उल्टा है। मतलब पैसे निकालना? हाँ, इसमें आप अपने निवेश किए हुए फंड से हर महीने या जो भी अवधि आप चुने, एक फिक्स्ड रकम निकालते हैं। ये रिटायरमेंट के बाद नियमित आय पाने का एक तरीका हो सकता है। ओके, तो SIP हो गया नियमित निवेश के लिए, लमसम मौके के लिए, STP एक मुश्त को धीरे धीरे लगाने के लिए, और SWP नियमित निकासी के लिए। हाँ, मोटे तौर पे आप ऐसा कह सकती हैं। SIP ज्यादातर लोगों के लिए, खासकर लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए, एक ज्यादा बैलेंस्ड और अनुशासित तरीका माना जाता है। चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार रहता है और जो थोड़ा सिरदर्द भी दे सकता है। टैक्स। हाँ, टैक्स। म्यूचुअल फंड निवेश पर टैक्स कैसे लगता है? और सबसे जरूरी बात, सुना है हाल में जुलाई 2024 के आसपास कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। हाँ, टैक्स वाला हिस्सा समझना बहुत ही जरूरी है, और आप सही कह रही हैं। इसमें हाल में वाकई बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। हमारी जो स्रोत सामग्री है उसके अनुसार 23 जुलाई 2024 से कुछ नए नियम लागू हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले जब हम अपनी यूनिट्स बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं, उस पे टैक्स कैसे लगता है? कैपिटल गेन्स टैक्स जिसे कहते हैं? हाँ, कैपिटल गेन्स टैक्स। जब भी आप अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचते हैं तो जो भी मुनाफा होता है उस पर टैक्स लगता है। ये 2 तरह का होता है। 2 तरह का? हाँ, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STGG और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTGG।
ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे तय होता है? ये इस पर निर्भर करता है कि आपने यूनिट्स कितने समय तक अपने पास रखी। इक्विटी फंड्स के लिए ये अवधि अलग होती है, डेट फंड्स के लिए अलग। और हाल के बदलावों ने इन अवधियों और टैक्स रेट्स पर काफी असर डाला है। तो क्या बदलाव हुआ है, खास तौर पर LTCG में? वो ज्यादा अहम होता है लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। बिल्कुल। सूत्रों के मुताबिक जो बड़ा बदलाव आया है वो ये है कि अब कई तरह की संपत्तियों पर, जिनमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हो सकते हैं, LTCG पर एक समान दर 12.5% लागू कर दी गई है। 12.5%? पहले तो अलग अलग रेट थे शायद। हाँ, पहले इक्विटी पर अलग था, डेट पर अलग था। और उससे भी बड़ा बदलाव ये है कि पहले लॉन्ग टर्म गेन्स पर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था। हाँ, इंडेक्सेशन, वो महंगाई वाला एडजस्टमेंट। वही, उससे आपके खरीदने की लागत महंगाई के हिसाब से बढ़ जाती थी और आपका टैक्सेबल मुनाफा कम हो जाता था। अब खबर है कि कई मामलों में वो इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया है। अरे, तो इसका मतलब अब पूरे मुनाफे पर सीधा 12.5% टैक्स? हाँ, अगर इंडेक्सेशन हटा दिया गया है तो इसका मतलब यही है कि आपके असल मुनाफे पर सीधा 12.5% टैक्स लगेगा, चाहे आपने कितनी भी साल बाद बेचा हो और महंगाई कितनी भी बड़ी हो। शॉर्ट टर्म गेन्स STCG की दरों में भी कुछ समायोजन हुए हैं। बाप रे, ये तो वाकई बड़ा झटका है लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका? जरूर। मान लीजिए आपने किसी इक्विटी फंड में 1 लाख रुपए लगाए थे और मान लीजिए 3 साल बाद आपने उसे 1.5 लाख रुपए में बेचा, तो मुनाफा हुआ 50,000 रुपए। हाँ। अब अगर ये LTCG है और नई 12.5% दर लागू होती है बिना इंडेक्सेशन के, तो आपको इस 50,000 के मुनाफे पर सीधा 12.5% टैक्स देना होगा। यानी 50,000 का 12.5%, 6,250 रुपए? हाँ, 6,250 रुपए। पहले इंडेक्सेशन के साथ शायद ये टैक्स काफी कम होता या शायद होता ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, और डिविडेंड का क्या? कुछ फंड्स बीच बीच में पैसा देते हैं ना? हाँ, डिविडेंड, उस पर भी टैक्स का नियम पूरी तरह बदल गया है। कैसे? पहले क्या होता था कि कंपनी या म्यूचुअल फंड जब डिविडेंड बांटते थे तो वो उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT काटकर सरकार को जमा कर देते थे। अच्छा। तो जो पैसा निवेशक के हाथ में आता था वो टैक्स फ्री होता था। हाँ, ये तो अच्छा था। लेकिन बजट 2020 में ये DDT खत्म कर दिया गया। तो अब क्या होता है? अब जो भी डिविडेंड आपको मिलता है, चाहे वो शेयर से हो या म्यूचुअल फंड से, वो आपकी कुल आमदनी में जोड़ा जाता है। मतलब सैलरी या बिजनेस इनकम के साथ? हाँ, आपकी सारी इनकम के साथ जुड़ जाता है। और फिर आप जिस इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, 10%, 20%, 30%, उसी हिसाब से आपको उस डिविडेंड इनकम पर टैक्स देना होता है। ओह, तो अगर कोई 30% वाले स्लैब में है तो उसे डिविडेंड पर सीधा 30% टैक्स देना होगा? बिल्कुल, ये एक बड़ा बदलाव है डिविडेंड को लेकर। और इस पर TDS भी करता है क्या? हाँ, एक और बात, अब AMC यानी फंड कंपनी को डिविडेंड देते समय TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटने का भी नियम है। वो कितना कटता है? नियम सेक्शन 194 के ए कहता है कि अगर एक वित्त वर्ष में एक ही AMC से आपको मिलने वाला कुल डिविडेंड एक तय सीमा से ज्यादा है तो AMC को 10% TDS काटना होगा। वो सीमा कितनी है? पहले ये सीमा 5,000 रुपए थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार बजट 2025 में इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का प्रस्ताव है, या शायद लागू भी हो गया हो। इसकी प्रभावी तिथि चेक करनी होगी। अच्छा, तो 10,000 से ज्यादा डिविडेंड हुआ तो 10% TDS कटेगा। हाँ, और अगर आपने अपना पैन नहीं दिया है या वो लिंक नहीं है तो ये TDS रेट 20% या उससे भी ज्यादा हो सकता है। अच्छा, तो अगर किसी की कुल आमदनी इतनी नहीं है कि उस पर टैक्स लगे, तो क्या वो इस TDS को कटने से रोक सकता है? हाँ, उसके लिए एक तरीका है, फॉर्म 15G और 15H। ये क्या फॉर्म है? अगर आपकी कुल सालाना आय टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आप फॉर्म 15G अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, या फॉर्म 15H अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, भरकर AMC को दे सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे आप ये घोषणा करते हैं कि आपकी आय पर टैक्स नहीं बनता, इसलिए कृपया डिविडेंड पर TDS ना काटा जाए। ये आपको हर साल भरना होता है। ये तो काम की जानकारी है। पैन अपडेट रखना भी जरूरी है मतलब? बहुत जरूरी, वरना ज्यादा TDS कट सकता है। अच्छा, मान लीजिए किसी निवेश में मुनाफा नहीं हुआ, नुकसान हो गया, तो क्या उसका टैक्स में कोई फायदा मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है। अगर आपको यूनिट्स बेचने पर नुकसान होता है तो उसे कैपिटल लॉस कहते हैं। आप इस कैपिटल लॉस को अपने कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट कर सकते हैं, जिसे सेट ऑफ करना कहते हैं। कैसे? मान लीजिए आपको एक फंड में 50,000 का LTCG हुआ और दूसरे में 20,000 का LTCL।
लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो आप इस लॉस को गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं और आपको सिर्फ बचे हुए 30,000 के गेन पर ही टैक्स देना होगा। अच्छा, और अगर उस साल गेन न हो, सिर्फ लॉस हो तो आप उस लॉस को अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब आप उसे अगले 8 सालों में होने वाले कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। इसके भी नियम बदले हैं क्या हाल में? लॉस को सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करने के नियम थोड़े पेचीदा होते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म लॉस को किससे सेट ऑफ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म को किससे, इसकी सीमाएं होती हैं। हाल में कुछ बदलाव प्रस्तावित या लागू हुए हैं जिनसे शायद लॉन्ग टर्म लॉस को शॉर्ट टर्म गेन से सेट ऑफ करने की कुछ सीमित अनुमति मिल सकती है। लेकिन ये नियम बदलते रहते हैं, तो हमेशा ताज़ा जानकारी लेना और किसी टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर होता है। हाँ, ये जरूरी है। एनआरआई निवेशकों के लिए भी क्या कुछ अलग नियम होते हैं? हाँ, एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए टैक्स के नियम थोड़े अलग होते हैं। उनके कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम दोनों पर टीडीएस कटता है और अक्सर ज्यादा रेट पर कटता है। अच्छा। ये रेट इस बात पर भी निर्भर करता है कि भारत का उस एनआरआई के निवास वाले देश के साथ टैक्स समझौता डीटीए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कैसा है। उन्हें टीडीएस कटवाना पड़ता है और फिर भारत में इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करके अगर टैक्स कम बनता है तो रिफंड क्लेम करना होता है या डीटीए का बेनिफिट लेना होता है। रिपोर्टिंग की जरूरतें भी अलग होती हैं। बाप रे, टैक्स की बातें तो वाकई काफी गहरी हैं। अच्छा, अब थोड़ा ईएलएसएस फंड्स पर आते हैं, जो टैक्स बचाने वाले फंड्स हैं, उनके बारे में थोड़ा और बताइए। हाँ, ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये काफी पॉपुलर है क्योंकि इनमें निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। कितनी छूट? एक वित्त वर्ष में आप कुल 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स बचा सकते हैं। इसमें और भी चीजें आती हैं जैसे पीपीएफ, होम लोन का प्रिंसिपल वगैरह, पर ईएलएसएस भी एक विकल्प है। और ये होते क्या है, मतलब पैसा कहाँ लगाते हैं? ये मूल रूप से इक्विटी फंड्स ही होते हैं। मतलब इनका पैसा मुख्य तौर पर शेयर बाजार में ही लगता है, इसलिए इनमें जोखिम भी इक्विटी फंड्स जैसा ही रहता है। अच्छा, और इसमें कोई लॉक इन वगैरह होता है? हाँ, ये जरूरी बात है। ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 3 साल? हाँ, मतलब आप निवेश करने के 3 साल तक अपना पैसा निकाल नहीं सकते। और अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं तो आपकी हर एसआईपी की किस्त 3 साल के लिए लॉक हो जाती है। मतलब पहली किस्त 3 साल बाद निकलेगी, दूसरी उसके 1 महीने बाद, एंड सो ऑन। ओह, तो ये टैक्स बचाने के साथ साथ इक्विटी में निवेश का मौका तो देते हैं, पर 3 साल का बंधन भी साथ में है। बिल्कुल सही। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो टैक्स बचाना चाहते हैं, लंबी अवधि के लिए इक्विटी में निवेश करने में कंफर्टेबल हैं और जिन्हें अगले 3 साल तक उस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक निवेशक को किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई चेकलिस्ट जैसी बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। कुछ जरूरी बातें दिमाग में रखनी चाहिए। 1. केवाईसी और पैन। अपना केवाईसी पूरा रखें और पैन हमेशा अपडेटेड रखें। बैंक अकाउंट और म्यूचुअल फंड फोलियो से लिंक्ड रखें। ये तो बेसिक है। हाँ। दूसरा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। आपने कब कितना निवेश किया, कब बेचा, एसआईपी की डिटेल्स, डिविडेंड कितना मिला, ये सब संभाल कर रखें। कैपिटल गेन कैलकुलेट करने और आईटीआर भरने में बहुत काम आता है। ठीक है। तीसरा, फॉर्म 26AS और AIS चेक करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर ये उपलब्ध होते हैं। इनमें आपकी इनकम और कटे हुए टीडीएस की जानकारी होती है। इसे अपने रिकॉर्ड से मिला लें। AIS मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। हाँ। चौथा, फॉर्म 15GH का ध्यान रखें। अगर आपकी आय टैक्सेबल लिमिट से कम है तो डिविडेंड पर टीडीएस बचाने के लिए इसे सही समय पर एएमसी को जमा कर दें। ओके। पांचवा, आईटीआर फाइलिंग बहुत जरूरी है। अपनी सारी म्यूचुअल फंड इनकम, कैपिटल गेन्स और डिविडेंड सही रिपोर्ट करें। अगर लॉस हुआ है तो उसे भी रिपोर्ट करें ताकि आप उसे सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर सकें। और छठा, अपडेटेड रहें। टैक्स के नियम, जैसा हमने देखा, बदलते रहते हैं, इसलिए विश्वसनीय स्रोतों जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट, फाइनेंशियल न्यूज़ पोर्टल्स या अपने टैक्स सलाहकार से जानकारी लेते रहें। ये वाकई एक बहुत काम की चेकलिस्ट है। अब कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल सुझाव, खासकर आम निवेशकों के लिए। हाँ, कुछ सिंपल टिप्स। पहला, अगर आप नए हैं या लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो एसआईपी एक बहुत अच्छा रास्ता है। इससे अनुशासन बनता है और मार्केट टाइमिंग की चिंता कम होती है। दूसरा, फंड चुनते समय सिर्फ पिछले रिटर्न पर मत जाइए।
एक्सपेंस रेशियो पर जरूर ध्यान दें। लॉन्ग टर्म में ये बहुत मायने रखता है। सही। तीसरा, फंड का निवेश का उद्देश्य क्या है, उसमें रिस्क कितना है और फंड हाउस एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये भी देखें। हालांकि याद रखें, पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी कभी नहीं होता। बिल्कुल। चौथा, टैक्स बचाने के लिए निवेश जैसे ELSS और वेल्थ बनाने के लिए निवेश जैसे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स, इन दोनों में फर्क समझें। अपनी जरूरत के हिसाब से संतुलन बनाएं। सिर्फ टैक्स बचाने के लिए गलत जगह निवेश ना करें। ये अच्छा पॉइंट है। और पांचवा, धैर्य रखें। म्यूचुअल फंड, खासकर इक्विटी वाले, लंबी अवधि का खेल हैं। बाजार में उतार चढ़ाव आएगा, उससे घबराकर जल्दी बेचने का फैसला अक्सर गलत साबित होता है। अपने लक्ष्यों पर फोकस रखें। ये बहुत अच्छे सुझाव है। अंत में कुछ आम सवाल या गलतफहमियां जो लोगों के मन में होती हैं म्यूचुअल फंड्स को लेकर। जैसे एक सवाल हमेशा आता है, क्या म्यूचुअल फंड पूरी तरह सुरक्षित है? देखिए, पूरी तरह सुरक्षित निवेश की दुनिया में कुछ भी नहीं होता, सिवाय शायद कुछ सरकारी स्कीमों के। म्यूचुअल फंड में बाजार का जोखिम जुड़ा होता है। मतलब पैसा डूब भी सकता है? हाँ, थ्योरेटिकली इक्विटी फंड्स में वैल्यू कम हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है। डेट फंड्स तुलनात्मक रूप से कम जोखिम वाले होते हैं, पर उनमें भी क्रेडिट रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, तो सुरक्षित कहना सही नहीं होगा। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट से जोखिम कम करने की कोशिश की जाती है। सेबी के नियम सुरक्षा के लिए हैं, रिटर्न की गारंटी के लिए नहीं। जोखिम का लेवल हर फंड में अलग अलग होता है। ठीक है। और एक सवाल, SIP में कितना पैसा लगाना चाहिए? इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। किस आधार पर? ये आपकी कमाई, आपके खर्चे, आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, आपके वित्तीय लक्ष्य क्या हैं, जैसे घर खरीदना, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, वो लक्ष्य कितने दूर हैं, और सबसे जरूरी, आप कितना जोखिम आराम से ले सकते हैं, इन सब बातों पर निर्भर करता है। तो कोई रूल ऑफ थंब नहीं है? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं अपनी इनकम का 10%, 15%, 20% बचाना चाहिए, पर ये बस गाइडलाइन है। बेहतर है अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करके तय करें कि कितना निवेश करना सही रहेगा। कम से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। एक और क्लासिक सवाल, ग्रोथ प्लान लेना चाहिए या डिविडेंड प्लान? हाँ, ये बहुत पूछा जाता है। देखिए, ग्रोथ प्लान में क्या होता है कि फंड जो भी मुनाफा कमाता है वो वापस फंड में ही री इन्वेस्ट हो जाता है। अच्छा। इससे फंड की NAV बढ़ती जाती है और आपको लंबे समय में कंपाउंडिंग का जबरदस्त फायदा मिलता है। आपकी वेल्थ ग्रो करती है। और डिविडेंड प्लान में? डिविडेंड प्लान में फंड अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा समय समय पर निवेशकों को बांट देता है, डिविडेंड के रूप में। तो कौन सा बेहतर है? तो अब क्योंकि डिविडेंड पर टैक्स लगता है आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से, और ग्रोथ प्लान में जब तक आप बेचते नहीं तब तक टैक्स नहीं लगता, सिर्फ बेचने पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो लंबी अवधि में वेल्थ बनाने के लिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स ग्रोथ प्लान को बेहतर मानते हैं। लेकिन अगर किसी को रेगुलर इनकम चाहिए तो फिर वो डिविडेंड प्लान या SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में सोच सकते हैं, पर टैक्स का ध्यान रखना जरूरी है। समझ गए। तो हमने आज म्यूचुअल फंड की काफी बातें कर ली। ये क्या हैं, कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हाँ, निवेश कैसे करें, SIP, लमसम, STP, SWP, जोखिम को कैसे समझें, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्प रेशियो, और सबसे ज्यादा विस्तार से हमने टैक्स के नियमों पे बात की। कैपिटल गेन्स टैक्स, डिविडेंड टैक्स, TDS, 15G, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, और हाल के बड़े बदलाव, खासकर LTCG और इंडेक्सेशन वाले। हाँ, वो जानना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जो टैक्स के नियम लगातार बदल रहे हैं ना, हाँ, खासकर कैपिटल गेन्स को लेकर, ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है सबके सामने। क्या सवाल? कि एक निवेशक, एक आम आदमी ऐसी निवेश रणनीति कैसे बनाए जो सिर्फ आज के नियमों के हिसाब से ना हो बल्कि टिकाऊ हो, जो भविष्य में होने वाले बदलावों का भी सामना कर सके, क्योंकि नियम तो बदलते रहेंगे। ये तो सोचने वाली बात है। तो इसका क्या जवाब हो सकता है? शायद जवाब इस सोच में है कि हमें सिर्फ टैक्स बचाने के तात्कालिक तरीकों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। मतलब निवेश का पहला मकसद होना चाहिए अपने वित्तीय लक्ष्य को हासिल करना, चाहे वो रिटायरमेंट हो, बच्चों की शिक्षा हो या कुछ और। एसेट एलोकेशन सही होना चाहिए, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इक्विटी, डेट, गोल्ड वगैरह में सही संतुलन होना चाहिए। और टैक्स प्लानिंग जरूरी है, लेकिन वो आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा होना चाहिए, ना कि पूरी स्ट्रैटेजी उसी पर आधारित हो। अगर आप लंबी अवधि के लक्ष्यों और सही एसेट एलोकेशन पर ध्यान देंगे तो टैक्स नियम बदलने पर भी आपकी नाव शायद ज्यादा हिलेगी नहीं। आपकी रणनीति ज्यादा लचीली और लक्ष्य केंद्रित होनी चाहिए। इस पर सोचना जरूरी है।
ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है सोचने के लिए। टैक्स नियमों के पीछे भागने के बजाय अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें। उम्मीद है ये विस्तृत चर्चा हमारे श्रोताओं को म्यूचुअल फंड की दुनिया को और बेहतर ढंग से समझने और नेविगेट करने में मदद करेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.